जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी के सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, जो भी कैंडिडेट होगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसका एज कितना होना चाहिए, ये सब चीजें जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स हैं जिनको आप प्रिफर करोगे, जिसको पढ़ोगे आप तो एग्जाम जो है आपका निकल जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, देखिए ये न्यूज़ तो आपको वैसे भी मिल चुकी है कि हाँ ये जो वैकेंसी है ये आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन हाँ ये जो अभी हाल ही में कुछ दिनों के बाद अभी जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले तो नहीं होगा, ये चुनाव के बाद ही होगा जो भी होगा। तो चुनाव के बाद ही ये वैकेंसी आएगी और चुनाव के बाद ही जो है इसके एग्जाम वगैरह होने वाले, लेकिन प्रिपरेशन अभी से चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेजिग्नेशन है इसका नाम क्या है। इसका नाम है पटवारी। कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसकी वैकेंसी को इशू करता है, वैकेंसी जो है निकालता है, तो हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इसकी वैकेंसी निकालता है। ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है himachal.nic.in। आने वाले समय में कह रहे हैं कि लगभग 1300-1400 जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी, ये बढ़ भी सकती हैं और ये कम भी हो सकती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सिंपल है। रिटन एग्जाम होता है 100 नंबर का। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब तक अभी इनका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक जो हमारा पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, वही चीज चल रही है, वही चीज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि अभी जब नया जो आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अगर ये कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ राज्य व्यवस्था वगैरह अगर डाल देते हैं, अगर ना डालें तो बेहतर है, अगर डाल दिया तो फिर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वैसे होना चाहिए एक जो होना चाहिए राज्य व्यवस्था का। पटवारी की बात कर रहे हैं तो राज्य व्यवस्था का एक कॉलम इनके लिए होना चाहिए था, जिसको इन्होंने इसमें डाला नहीं है। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं एट द एंड, फिर मैं राज्य व्यवस्था की बात करूंगा कि है क्या वो। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना मिल रहा है? टोटल टाइम मिल रहा है 120 मिनट। हर एक सब्जेक्ट का जो है बराबर मार्क्स है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अलॉट किया हुआ है। अच्छा देखो यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि 100 नंबर का पेपर है और आपको 120 मिनट मिल रहा है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर और 120 मिनट मिल रहा है, मतलब यू हैव सफिशिएंट टाइम कि भाई आप जो है ना प्रॉपर तरीके से जो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो लेकर आ सकते हो। देखो ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा टाइम मिलता है ना, तो हमेशा ये होता है कि टाइम जब ज्यादा रहता है, क्वेश्चंस कम होते हैं, तो हमेशा जो कट ऑफ जाता है वो ऊपर ही जाएगा। तो हमेशा जो कट ऑफ होता है वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाने वाला। अगर यहीं पर क्या होता कि अगर टाइम इसको घटा के 120 को 80 मिनट कर देते, 90 मिनट कर देते, तो जरूर जो कट ऑफ होता वो कम जाता। तो इस बात का जो है स्पेशली आप ध्यान रखना कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो क्वेश्चंस जो होंगे चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसको प्रॉपर तरीके से उसमें अटेंशन देनी है, पूरा 1 मिनट उसको देना है ताकि प्रॉपर तरीके से वो सॉल्व हो जाए और आपका जो मैक्सिमम जो स्कोरिंग है वो बढ़े। तो चलो रिटन एग्जाम में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का मतलब ये मैथ्स की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैथ्स होगा। दूसरा हिंदी होने वाली है, इसमें इंग्लिश होने वाली है और आपका होगा जीके। मैथ्स टोटल 25 मार्क्स की होगी, हिंदी होगी 25 मार्क्स की, इंग्लिश होगी 25 नंबर की और जो जनरल नॉलेज होगा ये भी 25 नंबर का होने वाला है। टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। 100 मार्क्स टोटल 100 क्वेश्चंस। और ये किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से जो एक करेक्ट आंसर होगा वो सही होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स को कि मैथ्स में क्या होने वाला है सिलेबस। देखो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि मैथ्स का जो सिलेबस होगा वो टोटल इसमें जो चैप्टर्स होंगे ऑन एन एवरेज जो चैप्टर होंगे वो 40 चैप्टर होंगे। थोड़ी सी जगह की कमी थी इसलिए मैंने सिर्फ 25 ही डाले हैं। टोटल लगभग 40 चैप्टर होने वाले हैं डिटेल में अगर हम जाएं तो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अपना नंबर सिस्टम वाला हो गया। नंबर सिस्टम के बाद नंबर सीरीज हो गई। नंबर सीरीज के अंदर मतलब क्या होगा, आपको नंबर्स दे देंगे 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बताइए कौन सा है, तो अब आप बोलेंगे कि सर नंबर सीरीज तो क्या रीजनिंग में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल, इसमें भी इंक्लूड किया जाता है और रीजनिंग के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद कौन सा हो गया, जो फ्रैक्शंस वाले जो चैप्टर्स होंगे, वो फ्रैक्शन वाले जो हो गए, भिन्न वाले जो चैप्टर हो गए, जिसमें आपको जो है a/b के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होंगे और इसके बाद उसको बोलेंगे सॉल्व करने के लिए। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखो यहाँ पे एक तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इजी जो चैप्टर्स हैं, जो बेसिकली स्टार्टिंग जहां से आपको करनी चाहिए वो है सिंप्लीफिकेशन हो गया। अप्रोक्सीमेशन वाले जो है चैप्टर्स बहुत इजी होंगे, जिनको आप सीधे क्या कर सकते हो, हिट कर सकते हो। इसके बाद परसेंटेज हो गया,
इसके बाद कौन सा हो गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर हो गया, एवरेज वाले चैप्टर हो गए, ये एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर हो गए। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल जाएगी। उन लिंक्स में एक में आपको जीके और एक में आपको मैथ्स। देखो ये बात तो आपको पता है कि इस चैनल के अंदर मैं आपको मैथ्स बता रहा हूं, टोटल मैथ्स ही बता रहा हूं, मैथ्स ही मैथ्स चल रही है इसके अंदर। ओके और सबसे पहले मैथ्स ही मैथ्स चल रही है इसमें, बिल्कुल डिटेल में मैथ्स चल रही है। और आप जानते हो कि 4 से 5 चैप्टर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और आपका सिलेबस कंप्लीट मैं आपके पटवारी के एग्जाम आने से पहले करवा दूंगा। और दूसरी चीज ये कि इसके ऑन एन एवरेज कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, इसके बाद और हाँ मैंने बताया आपको कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 से 3 लिंक सेंड कर दूंगा, तो वो लिंक जो है ना उसको थोड़ा खोल के देख लेना। मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी, उसमें जीके के भी जो है आपको उसके अंदर टॉपिक्स मिल जाएंगे कि मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाए, आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़े। और मैं आपको बता दूं एक बात कि सिलेबस जब हमें पता चल जाता है ना, अगर हमें सिलेबस पता चल गया तो ये मानो कि 50% जो हमारा काम होता है वो वैसे ही हो जाता है। मतलब सिलेबस पता चल गया, हमारा एम हमें क्लियर हो गया, तो हमें ये चीज वैसे ही समझ में आ जाती है, 50% हमारा काम खत्म हो जाता है, बाकी 50% अब हमारी मेहनत होती है। चलो तो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स हो गए, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए। ये इजी वाले चैप्टर्स हैं जिनको इजीली कर सकते हैं हम। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा एडवांस में जाएं तो इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, एरिया वाला चैप्टर हो जाएगा, मेंसुरेशन वाला चैप्टर हो जाएगा। ओके इसके बाद हम बात करें इसमें टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। ठीक है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा आपसे मेहनत करवाएंगे। इसके बाद ये हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशंस हो गया, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। लेकिन एक बात और मैं क्लियर करा दूं कि इसमें से मोर देन, जैसे 40 चैप्टर्स मैंने आपको बताया, तो मोर देन आपको बताऊं 25 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें मैं एक फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करा दूंगा। मैं जो कह रहा हूं इसको सुन लीजिए, कम से कम 20 से 22 ऐसे चैप्टर होंगे जिसको मैं एक फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व करा दूंगा। देखो जैसे ये बोट एंड स्ट्रीम हो गया, सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा और पूरा चैप्टर सॉल्व करा दूंगा, जितने भी टाइप्स आएंगे सारे के सारे सॉल्व करा दूंगा। यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एक फॉर्मूला में लगाऊंगा और एक फॉर्मूले से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा वापस आते हैं अपने ये सिलेबस में देख लेते हैं और क्या होगा। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स, ऑड मैन आउट हो गया, रेसेस एंड गेम्स हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर्स एंड एजेस हो गया, सिंपल इक्वेशंस हो गए। देखो सिंपल इक्वेशंस तो आएंगे 2 वेरिएबल्स वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, ये भी होगा, इंडाइसेस एंड सर्ट्स होगा। ये पूरा का पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस है। और इसके अलावा जो चीजें छूट गई हैं वो चीजें भी मैं आपको कवर कराऊंगा इसी चैनल के अंदर। अब बात करते हैं जनरल हिंदी की। देखो जनरल हिंदी को हम इंग्लिश में ना पढ़ के हिंदी में पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कि हिंदी भाषा क्या है। देखो इस सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास हम देखेंगे। इसके अलावा जो है स्वतंत्रता संग्राम में 1947 के टाइम पे हिंदी का जो महत्व क्या था, उसका विकास कैसे हुआ। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद हिंदी की राजभाषा के रूप में विकास कैसे हुआ। ओके, अच्छा एक चीज और क्लियर, हमारे देश की राष्ट्रभाषा और हमारे देश की राजभाषा दोनों के बीच में अंतर होता है। राष्ट्रभाषा अलग होती है और राजभाषा अलग होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों को कॉमन मत समझ लेना कि हिंदी राष्ट्रभाषा, ना, हिंदी राजभाषा है। इसके बाद हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। देवनागरी लिपि क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है भाषाएं हैं। हिंदी भाषा का मानकीकरण हम देखेंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, ये सब चीजें भी डिस्कस करना है, इसको भी याद करना है आपको, तब जाके आपका एग्जाम निकलने वाला है। इसके बाद वर्ण विचार, टोटल हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, मौखिक में कितने होते हैं, लिखित में कितने होते हैं, वर्णमाला देखनी है। वर्तनी अशुद्धि आएगी आपको। इसके बाद संधि आएगी कि संधि कितने प्रकार की होती है। उपसर्ग और प्रत्यय, देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं ना, प्रेपोजिशन लिखा हुआ है शायद, ये रहा प्रीफिक्स और ये रहा सफिक्स, ये आपके सिलेबस में है। उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, समास पता होना चाहिए, शब्द भेद हो गया, तत्सम तद्भव है, संज्ञा से लेके अव्यय तक। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फोन आया था। हमारा एक जवान है हिमाचल प्रदेश से, उसने मुझे फोन किया और उसने कहा मुझसे कि सर आप इसके बारे में बता दीजिए कि मैं तैयारी कहां से करूं, तो उसी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, बेसिकली उसके लिए है। और जितने भी हमारे जवान हैं और जो तैयारी कर रहे हैं पटवारी की, वो भी थोड़ा सा देख लो कि आपका सिलेबस है क्या और क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछेंगे और कहां से हमें पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज ये होती है, सिलेबस पता चल गया ना, अब पढ़ना कहां से है ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ये भी पता नहीं होता। इसके बाद पर्यायवाची शब्द आएंगे आपके एग्जाम में, विलोम शब्द आने वाले हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। इसके बाद वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति, अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई।
वाक्य भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह कब कहां लगाए जाते हैं, वाक्य शुद्धि कैसे करेंगे, मुहावरे क्या होती हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं, इनके बीच में अंतर पता होनी चाहिए, इनके बीच में अंतर पता होना चाहिए। इसके बाद वाक्य में क्रमबद्धता पता होना चाहिए, अनुच्छेद में क्रमबद्धता पता होनी चाहिए। फिर शब्द शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, छंद क्या है, अलंकार क्या है, और इन सबसे ऊपर हिंदी साहित्य, काव्य, उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि कब किसको कौन सा अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, हिंदी में किसको कब मिला है, ये सब चीजें याद रखने लायक है, क्योंकि यही सब चीजें इसमें एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनको हिंदी में परेशानी आती है, हिंदी समझ में नहीं आती, और वहीं हिंदी मीडियम के जो हमारे छात्र होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, उनको इंग्लिश में परेशानी आती है, समझ में नहीं आता कि तैयारी कहां से करें। चलो फिर भी हम जो है यहाँ पे पैरा कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, पैरा को कैसे कंप्लीट करना है कंप्लीशन कर लेंगे, थोड़ा बहुत एरर भी हम ढूंढ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो आती है ना, वो आती है इधर जेरेंट्स में, समझ में नहीं आता क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करें, इसके बाद टेंसेस, इनमें अंतर क्या होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो देखो डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको प्लेलिस्ट की जो है लिंक आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। उसमें आपका मैक्सिमम चीजें जो है कवर है, एक्सेप्ट उसमें कौन सी चीज आपको नहीं मिलेगी, उसमें ये नहीं मिलेगा कि सिनोनिम्स वगैरह कौन कौन से हैं, और इसके अलावा क्या नहीं मिलेगा, सिनोनिम्स नहीं मिलेंगे आपको, होमोफोन्स भी हैं उसमें, कहाँ दिया हुआ है इसमें, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स जो होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और जो है वन वर्ड वाला जो है वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। बाकी मैक्सिमम चीजें उसमें आपकी कवर हो जाएंगी, यानी ग्रामर पोर्शन सब कुछ, ग्रामर पोर्शन में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि जो आपकी छूट जाएगी। आर्टिकल होंगे, जेरेंट्स होंगे, टेंसेस आपको पूरा पता चल जाएगा, प्रेपोजिशन पता चल जाएगा, एक्टिव पैसिव में क्या डिफरेंस होता है और उसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा। इसके अलावा इसमें सिलेबस में क्या क्या है, इसके बाद एडजेक्टिव्स हैं, होमोफोन्स हैं, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, एरर करेक्शन होगा, ज्वाइन करना है सेंटेंसेस को, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और सबसे कॉमन चीज ये फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसके अंदर डू एक्स डायरेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब आ जाइए जनरल नॉलेज में। भाई जनरल नॉलेज में क्या क्या होगा, देखो 12th पास स्टूडेंट के लिए है, ओके, 12th पास एक कैंडिडेट के लिए है, तो जो लेवल होगा वो भी 12th पास के हिसाब से ही रखा जाएगा। साइंस होगी, उसमें साइंस में इन्वेंशंस पूछेंगे, डिस्कवरीज पूछेंगे, इकोनॉमी की बात करें तो देश की इकोनॉमी के बारे में पूछेंगे, जीडीपी के बारे में पूछेंगे, बैंकिंग के बारे में पूछेंगे, फाइनेंस के बारे में पूछेंगे, जनरल पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में पूछेंगे कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, किस राज्य का जो है कौन राज्यपाल है, ये कॉमन क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके अलावा जो अनुच्छेद वगैरह होते हैं वो किससे रिलेटेड है, इंडियन और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत जो है कौन कौन से देश हैं जो सीमाएं साझा करता है, इसके अलावा समुद्री पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और उनकी राजधानियां हो गई, वहां पर कौन कौन से जो है वहां पर कौन सी करेंसी चलती है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा जो है कैपिटल जो है, ये तो पता ही हमें कि हर राज्य और राजधानियों के अलावा जो है देश और देश की राजधानियां, करंट इवेंट से रिलेटेड आराम से आप मान लो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करंट के लिए अगर आप किसी बुक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पीडी का इस्तेमाल करिए, प्रतियोगिता दर्पण का इस्तेमाल करिए, बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको। हिंदी माध्यम वाले हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी वाली जो प्रतियोगिता दर्पण आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र भी है, घटना चक्र का अगर आप इस्तेमाल करना है, और फिर इसके ऊपर फिर आप जानते ही हैं वो दृष्टि वाला तो है ही, दृष्टि वाले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर दृष्टि वाले का है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो है बेसिक जानकारियों के लिए एक आपको जो है बुक परचेस कर लेनी है, जिसमें आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी कितने उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हिमाचल प्रदेश की, इसके अलावा मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अभी आज के टाइम पे जो है जो राज्यपाल हैं इनका पूरा नाम क्या है, मतलब इस तरीके की पूरी जो डिटेल है आपको मिल जाए किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या हुई है, साइंटिफिक जो है प्रोग्रेस डेवलपमेंट क्या हुई है, इसरो से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हो गया अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं, मतलब पूरा का पूरा ज्योग्राफी, यानी आप ये मान लो यूनिवर्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, इससे लेकर
पृथ्वी के अंदर जो है सबसे ऊंचा कौन सा पहाड़ है, पृथ्वी में सबसे जो है गहरी खाई कौन सी, मतलब इस तरीके के सारे जो है प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। कौन सा सागर कहां पर है, उसका नाम क्या है, ओके, किस देश को टच करता है, नहीं करता है। इसके अलावा साइंस के बेसिक कुछ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली पीरियोडिक टेबल वगैरह जो है, अगर हम केमिस्ट्री में जाएं तो, फिजिक्स में अगर हम जाएं तो थोड़ा बहुत जो है न्यूटन्स के लॉ देखना है, और इसके बाद बायो की बात करें तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री के बिना जो है जीके कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका ये जो जीके होगा उसमें सबसे पहले हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा, साइंस के कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे और करंट अफेयर आपको इसमें तैयार करना है। ओके, अब आ जाते हैं कि कौन सी बुक का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी परेशानी मैथ्स को लेकर कि मैथ्स के लिए किस बुक का इस्तेमाल करें। देखो, पहली चीज तो यह है कि जिस बुक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने उसको स्टार्ट कर दिया है, आपने आधा खत्म कर दिया है, तो सबसे पहला मेरा आपको जो सजेशन होगा वो यही होगा कि बुक चेंज मत करिए। बहुत बड़ी बात है ये, आपको कहूं कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने मोर देन हाफ अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, आधा भी कंप्लीट कर लिया है, तो उसको चेंज मत करिए, पहले उसको कंप्लीट कर डालिए और उसी को 2 बार कंप्लीट करिए, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है और मैथ्स में आप पूरी तरह से जीरो है, आपको क्लियर ही नहीं हो रहा कि हम कौन सी बुक का इस्तेमाल करें, और जब भी बुक्स देखते हैं समझ में नहीं आता कौन सी बुक का इस्तेमाल करें। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आप फास्ट ट्रैक की जो ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बुक आ रही है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फास्ट ट्रैक की अरिहंत की बुक आती है। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम में अगर आप ले रहे हो 5000 प्लस वाला जो है, आप वो बुक लीजिएगा, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, और वहीं इंग्लिश मीडियम में आप जाओगे तो मोर देन 3500 प्लस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, है ना। इंग्लिश मीडियम में शायद 5000 प्लस क्वेश्चंस नहीं आए, हिंदी मीडियम में 5000 प्लस क्वेश्चंस की एक बुक आ रही है, उसको आप परचेस कर लीजिए, फास्ट ट्रैक के नाम से ही आती है, और 3500 प्लस क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम के नाम से आती है। देखो, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है कि हिंदी मीडियम में आपको क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। बाकी इससे बढ़िया बुक आपके लिए मैथ्स के लिए और कोई नहीं हो सकती। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपने स्टार्टिंग ही की है, बिगिनर हैं आप, बिगिनर से लेकर अगर आप पीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो, तो भी आपकी मैथ्स इसी से निकल जाएगी बहुत प्यारे तरीके से। आपकी जो मैथ्स है ना, आप 25 में से आराम से 24 नंबर लेकर आ सकते हो इजीली। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जिनका आंसर कई बार हमें नहीं बनता है, और कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 100% तो हम श्योर नहीं होते कि हमारा पूरी तरह से मार्क्स आ जाए। और हाँ 100% श्योर तब होते हैं जब क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सही आता है। तो 25 में से 25 सही होने के चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सही है तो चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि हाँ 25 आउट ऑफ 25 आ जाए। अच्छा, ये बुक किसने लिखी है? राजेश वर्मा जी की बुक लिखी हुई है। ओके, लेकिन आप नाम पर ना जाके आप किस नाम से, फास्ट ट्रैक के नाम से जाना, अरिहंत फास्ट ट्रैक के नाम से। इसके अलावा और अगर आपको लगता है कि नहीं एक मैथ्स की बुक और आप यूज कर सकते हो तो इसकी हैंडबुक है, उसका आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जनरल हिंदी के लिए आप किस बुक का इस्तेमाल करो? देखो, जनरल हिंदी के लिए आप, अगर आपके पास थोड़ा सा मतलब फोकस है, अगर आपके पास जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है, आप तैयारी अच्छी करना चाह रहे हो, तो 2 किताबों का इस्तेमाल करो। सबसे पहला तो कौन सा है? एक जनरल हिंदी है अरिहंत की, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और एक इस्तेमाल कर सकते हो ल्यूसेंट का। ठीक है, ल्यूसेंट की हिंदी की एक बुक आती है, उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल हर चीज बताई हुई है कि क्या क्या है, कैसे है, हर चीज बताई हुई है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है जनरल इंग्लिश की, ये सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहां से तैयारी करें। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो है जो बुक है वीके सिन्हा वाली, उसको आप ले लो और स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और बाकी जो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा देख लेना। एक तरफ से मैं आपको बता दूं कि आपका ग्रामर पोर्शन कहीं से कहीं तक कुछ नहीं छूटेगा, एक्सेप्ट क्या चीज छूटेगी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह जो है ये थोड़े से आपके छूट जाएंगे। उन चीजों के लिए आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो है इसका आप इस्तेमाल कर लो। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या करेगा, आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन दिला देगा। जनरल नॉलेज के लिए किसका इस्तेमाल करना है? सबसे पहले तो ल्यूसेंट की एक जो जीके की बुक आती है ब्लू कलर की, ठीक है, वो ले लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम में हैं तो वही जनरल नॉलेज की ल्यूसेंट की बुक आती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ ही आप एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की आप बुक इस्तेमाल कर सकते हो RS अग्रवाल जी की। तो यहां पे 2 बुक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक ल्यूसेंट है
और इसके बाद एक RS अग्रवाल की जो एडवांस ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज की बुक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें ना के बराबर आपको गलतियां मिलेगी, पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड वहां पर उसमें कवर किया हुआ है। किसी तरह की कोई अगर परेशानी है, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दो, मैं इसका क्लैरिफाई आपको कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं बेसिकली एक बच्चे के फोन करने के बाद बना रहा हूं, ठीक है। तो वो एक स्टूडेंट जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिविजुअल आप भी अगर कमेंट करते हैं और आप बोलते हैं कि सर मैं इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं आपके लिए भी एक इंडिविजुअल जो है अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। किसी तरह का कोई भी अगर सजेशन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं जरूर। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।